अब आपके सामने हम लोग यूजीसी सीबीएसई नेट परीक्षा जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र लाए हैं, जो वाणिज्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमने दिसंबर 2018 का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था, अब जुलाई 2018 का अपलोड कर रहे हैं। द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और उपभोक्ता द्वारा खर्च किए जाने का उल्लेखनीय रूप से प्रभावित कर सकता है। तो अब आप लोग जानते ही हैं इसका आंसर, सोचिए क्या हो सकता है। इसका आंसर जो होगा आपका, मेरे हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी होगा, मौद्रिक नीति। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी विशेषता नहीं है। व्यक्ति और संघ कम से कम त्याग या लागत के साथ अपने मुनाफे को अधिक से अधिक करने के आर्थिक उद्देश्य से व्यवहार करते हैं। तो भाई मुझे तो लग रहा है ये तो है, हाँ ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। देश में उत्पादन के प्रमुख साधन या तो सरकार के स्वामित्व में या इनके उपयोग सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। ये गलत है, ये नहीं होगा। तो वो पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या नहीं होगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी की विशेषता नहीं है, तो आपका बी होगा। नेक्स्ट आइए, सी। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, उत्पादक उपभोक्ता और कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि संसाधन और अवसर सीमित हैं। तो ये तो सही है भाई, क्योंकि उत्पादक उपभोक्ता और कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि संसाधन और अवसर सीमित हैं। नेक्स्ट है आपका, कीमत अदृश्य शक्ति उत्पादन एवं उपभोग के कारकों को प्रभाव प्रदान भूमिका अदा करते हैं। तो कीमत अदृश्य शक्ति उत्पादन एवं उपभोग के कारकों के प्रवाह में प्रधान भूमिका अदा करती है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है आपका सी गलत है और डी सही है। अब नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से 1991 के बाद औद्योगिक नीति परिवर्तनों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है। तो भाई कौन सी विशेषता नहीं है, चलिए। पहला है आपका, निजी क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़े स्तर पर विस्तृत है। तो ये तो सही है भाई, बिल्कुल सही है। हमें पता करना है 1991 के बाद औद्योगिक नीति के परिवर्तनों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं। नंबर 2 आइए, भारतीय उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति तेजी से अनावृत हुआ है। द इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजली एक्सपोज टू फॉरेन कंपटीशन। तो मुझे लग रहा है इसका ये भी सही है। नेक्स्ट आइए, अधिकतर उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एकाधिकार या प्रबंध स्थिति तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण शीर्ष पर नियंत्रण है। मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। तो ये आपका गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन जो आंसर डी है गलत है, कि अधिकतर लोगों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एकाधिकार या प्रधान नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था नियंत्रण शीर्ष पर नियंत्रण, कोई शीर्ष पर नियंत्रण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी गलत है। ठीक है, Which of the following does not the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association specified in the Companies Act 2013? Does not the part of the, तो does not part of the, चलिए
तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाए जाने वाले पार्षद सीमा नियम में सम्मिलित की जाने वाली महत्वपूर्ण सूचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा भाग सम्मिलित नहीं होता है? कंपनी का नाम और वह राज्य जिसमें अवस्थित है, ये सम्मिलित होता है, सही, ये सम्मिलित होता है, तो ये तो सही है। नहीं पूछ रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वे उद्देश्य जिनके लिए कंपनी निगमित की जाने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है भाई, ये भी सही है। कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियम विनिमय और उपनियम, ये जो है सी जो है नहीं होता है। डी, कंपनी चाहे सीमित हो या सीमित हो के सदस्यों की देता है, ये भी सही है। तो नहीं पे तो सी आपका आ रहा है, तो सी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के नियम विनिमय और उपनियम, द रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाए जाने वाले पार्षद सीमा नियम में महत्वपूर्ण सूचना में निम्नलिखित वाक्य शामिल है। नाम वाक्य, स्थान वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, रजिस्टर कार्यालय वाक्य, संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। क्वेश्चन नंबर आइए आपका है क्वेश्चन नंबर 5। जब आर्थिक विकास की उच्च दर और आयातों के सपाट मूल्य में तीव्र गिरावट और विलंबता की अटकल हो तो आयातों की मात्रा में बहुत अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये आपका जो है एक कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विकास की उच्च दर अन्य बातें पूर्ववत रहें, आयातों तथा अन्य बातें पूर्ववत रहें वृद्धि के साथ जुड़ी होती हैं, आयातों के सपाट मूल्य में गिरावट के साथ जुड़ी होती हैं। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही हमारे हिसाब से राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू द कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्तावाद व्यवसाय की उपभोक्ता के वैध अधिकारों की गारंटी देने और उन्हें सुनिश्चित करने की विफलता का प्रकटीकरण है। तो ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि इज़ नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंज्यूमरिज्म। उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की कोई भूमिका नहीं क्योंकि ये केवल व्यवसाय संगठनों का हिस्सा है। तो उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि ये केवल व्यवसाय संगठनों का हिस्सा है, तो ये गलत है। बी इसका आंसर जो है गलत होगा, ठीक है। तो भाई उपभोक्ता संरक्षण में सरकारी कोई भूमिका नहीं, सरकारी भूमिका क्यों नहीं रहती उपभोक्ता संरक्षण? अगर उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका नहीं रहेगी तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सरकारी भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट, उपभोक्ता को उपभोक्तावाद को अपने अधिकारों की रक्षा करने और उनका आनंद उठाने के साधन के रूप में मानना चाहिए, ये भी सही है। उपभोक्ता को उपभोक्तावाद अपने अधिकारों की रक्षा करने उनके आनंद उठाने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए, ये भी सही है। उपभोक्तावाद का विकास होना और विपणन के लिए एक धक्का नहीं है बल्कि वह एक सजग विपणन के विकास में अगले चरण को इंगित करता है, ये भी सही है। तो आपके जो है बी गलत है और ए सी डी सही है। Which of the following is not covered in the approach adopted by नीति आयोग? निम्नलिखित में कौन सा नीति आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण शामिल नहीं है? तो 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच ये शामिल नहीं है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा ये शामिल है, 7 ईयर स्ट्रेटजी शामिल है और 15 ईयर विजन ये शामिल है, लेकिन 5 ईयर अप्रोच नहीं शामिल है।
क्वेश्चन में देखिए, व्यवसाय के स्वामियों के व्यक्तिगत लेनदेनों को बहियों में अभिलेखित नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो ए है ये आपका सही है। व्यवसाय के स्वामियों के व्यक्तिगत लेनदेनों का बहियों में अभिलेखित नहीं किया जाता। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका कथन सही है। व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय उद्यम को उसके स्वामियों से पृथक एक लेखांकन इकाई के रूप में माना जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, नकदी प्रवाह विवरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा वित्तीय गतिविधियों का एक उदाहरण नहीं है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड पेड, कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो मेरे हिसाब से सेल ऑफ फिक्स एसेट होगा, जो बैंक गतिविधियों का एक उदाहरण नहीं है। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड पेड तो आता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अनुमानित लागतों मानक लागतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अभियांत्रिक अध्ययनों पर आधारित होती हैं, जबकि अनुमानित लागत ऐतिहासिक आधार पर आधारित होती हैं। तो मानक लागतें वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अभियांत्रिकी अध्ययनों पर आधारित होती हैं, जबकि अनुमानित लागतें ऐतिहासिक आधार पर आधारित होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है और जो है आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नकदी प्रवाह विवरण के संदर्भ में निम्न से कौन सा वित्तीय गतिविधियों का एक उदाहरण नहीं है। तो ये तो करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें कौन सा ट्रू नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाता है। तो ये देखिए, चालू वर्ष में लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आयगत व्यय होता है। तो ये सही है। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है कि चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आयगत व्यय होता है। अब नेक्स्ट आइए, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ख्याति प्राप्त करने हेतु प्रदत्त की जाने राशि पूंजीगत व्यय होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ख्याति प्राप्त करने हेतु प्रदत्त की जाने वाली राशि पूंजीगत व्यय होती है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी नई मशीन की स्थापना हेतु प्रदत्त वेतन को समानता वेतन खाते के नाम से डेबिट किया जाता है। किसी नई, ये क्या मतलब है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन इज यूजली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। नहीं, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है आपका। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। आयगत व्यय का उद्देश्य भावी अवधि में लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। तो आयगत व्यय का उद्देश्य भावी अवधि में लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये एक एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट आपको समझाएंगे। ख्याति प्राप्त करने हेतु प्रदत्त की जाने वाली राशि पूंजीगत व्यय होती है। तो हाँ भाई, पूंजीगत व्यय होती है। आयगत व्यय का उद्देश्य भावी अवधि में लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए,
एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये 10 प्रत्येक के, जिस पर 8 की मांग की जानी थी, 20 शेयर जब्त कर लिए, जिस पर जॉन ने प्रति शेयर 5 का आवेदन धनराशि को भुगतान किया था। इस प्रकार 15 शेयर प्रति शेयर ₹6 पूर्णतः प्रदत्त रूप में प्रारकर को पुनः जारी किए गए। संबंधित राशि की पूंजी संचय खाते में आंतरिक कर दिए जाने के पश्चात अंश अपहरण खाते के शेष राशि क्या होगी? तो उसका आंसर देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा 160 रुपीज डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 टू कॉल इन एरिया 60 बीइंग फॉरफीचर 20 शेयर्स। तो अंश ऋण खाते में शेष राशि क्या होगी? 20 - 15 × 5 पचम 25, तो 25 रुपये होगी। फिर देख लीजिए क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के, जिस पर 8 रुपये मांग की थी, 20 शेयर जब्त किए। ठीक है, जिन पर जॉन ने प्रति शेयर 5 की आवेदन एवं आवंटित धनराशि का भुगतान किया था। इनमें से 15 शेयर प्रति शेयर 6 पूर्णतः प्रदत्त रूप में पार्कर को पुनः जारी किए। संबंधित राशि की को पूंजी संचय खाते में अंतरित कर दिए जाने के पश्चात अंश अपहरण खाते में शेष राशि क्या होगी? तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने बताया डेबिट कीजिए 160 से। क्यों? क्योंकि 20 शेयर जब्त किए गए, तो 20 और मांग की गई थी 8, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 20 × 8 हो गए 160। ठीक है, तो 20 × 8 जो हो गए आपके 160 हो गए, 160 ये हो गए। टू शेयर फॉर फीचर, तो फॉर फीचर जो किए गए थे आपके 100 रुपये और कॉल से 60 रुपये, तो ये कितना हो गया? ये इतना आपका ओके आ गया। एक्स और वाई अपनी फर्मों को 7:3 में अंश भाजित करते थे। मतलब शेयर होल्डिंग जो रेशियो था 7:3 था। वे एक नई फर्म में 3/7 अंश के लिए जेड को शामिल करते हैं। वह एक्स से 2/7 और वाई से 1/7 प्राप्त करता है। एक्स वाई जेड का नया अनुपात क्या होगा? चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। अब x का नया लाभ अनुपात क्या होगा भाई? x का नया जो लाभ अनुपात जो होगा, प्रॉफिट अनुपात होगा 7/10, तो उसका रेशियो तो 7/10 माइनस 2/7, क्योंकि वह x से 2/7 और y से 1/7 प्राप्त करता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 29/70। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब y का देखिए 3/10 माइनस 1/7, ये हो गया, तो हो गया 11/70। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया 11/70। तो 3/10 माइनस 1/7, ये y का है आपका। ठीक है, तो 11/70 हो गया। ठीक भाई, चलिए 11/70 हो गया। अब जो नया अनुपात निकल के आएगा, x/y/z का, ये क्या निकल के आएगा? तो पहले हमने x का निकाला था 27/70, ठीक, = 11/70 = 3/7। तो ये नया अनुपात हो जाएगा। यहाँ भी 70 करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 उसको अलग से लिख देते हैं, ये नोट कर लीजिए। 27 आपका 11:30 आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा आपका।
नेक्स्ट आइए, एक उच्च प्रचालन अनुपात अनुकूल स्थिति का संकेत करता है। तो एक उच्च प्रचालन अनुपात अनुकूल स्थिति संकेत करता है, तो ये क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर मुझे गलत लगता है, तो ये आंसर ए गलत होगा। उच्च प्रचालन अनुपात गैर प्रचालन व्यय पूरा करने के लिए अधिक मार्जिन प्रदान करते हैं, ये भी आपका गलत होगा। तो दोनों गलत हैं। पढ़ लीजिएगा पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट देखिए फिर से। तो हम लोग अगले पेज में चलते हैं। तो फर्स्ट भी सही है आपका, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट सही है। अब बताइए जीरो। अब ये जो है आपका क्वेश्चन है, ये कीमत, ये प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, कीमत योग गुणांक, चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कुल आय में परिवर्तन के बारे में बता रहा है। तो मैच करना है। जीरो इंक्रीज इंक्रीज, जीरो डिक्रीज डिक्रीज, सही है बिल्कुल, ये आंसर इसका सही है। अब नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट है आपका क्या दिया है, लेस देन वन। तो लेस देन वन क्या होगा? लेस देन वन क्या है? इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ये गलत है। लेस देन वन में इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, और लेस देन वन में डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज आपका होगा। इसको समझिए। इक्वल टू वन, इंक्रीज नो चेंज, डिक्रीज नो चेंज, ये बिल्कुल सही है। मोर देन वन, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो इसमें बी आंसर गलत है और सभी सही हैं। Which one of the following is not the basic property of the indifference curve? निम्नलिखित में कौन सी तटस्थता वक्र की मूलभूत विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? सॉरी, चलिए आते हैं हम लोग, देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप। तो इनडिफरेंस कर्व का नेगेटिव स्लोप होता है, बिल्कुल सही है। तटस्थता वक्रों में ऋणात्मक ढाल होता है, ये बिल्कुल सही है। इनडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कॉन्केव टू दी ओरिजिन। अपूर्ण प्रतिस्थापनों की दशा में तटस्थता वक्र उद्गम पर अवतल होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ना ही वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, ऊपरी तटस्थता वक्र अपर इंडिफरेंस कर्व उच्चतर स्तर को संतुष्टि का संकेत करते हैं, तो ये सही है। तो इसमें जो है आपका क्या क्या सही है निकला? ए सी डी सही है, बी गलत है। बी क्या गलत है? अपूर्ण प्रतिस्थापनों की दशा में तटस्थता वक्र उद्गम की ओर अवतल होता है, ये गलत है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन आर कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कॉन्केव टू द ओरिजिन, ये गलत है। इंडिफरेंस कर्व हैव नेगेटिव स्लोप, ये बिल्कुल सही है। तटस्थता वर्ग एक दूसरे को नहीं काटते, ना ही वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल सही है। अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब श्रम को x पर अंकित किया जाए और पूंजी को y पर अंकित किया जाए तो सम मात्रा तैयार की जाएगी। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत होगा?
ये गलत इसलिए पूछते हैं, मुझे ये लगता है यूजीसी वाले, कि आप सब पे ध्यान दें। नेक्स्ट देखिए, पूंजी हेतु सम की तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर सम मात्रा की ढाल को समतुल्य होती है। ये बिल्कुल सही है। तो पूंजी श्रम की तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर सम मात्रा की ढाल पर समतुल्य होती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, सेकंड देखते हैं हम लोग। पूंजी हेतु श्रम की तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर श्रम की इकाइयों में परिवर्तन द्वारा विभाजित पूंजी की इकाइयों में परिवर्तन के समतुल्य होती है। ये भी सही है। तो पूंजी हेतु श्रम की तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर श्रम की इकाइयों में परिवर्तन द्वारा विभाजित पूंजी की इकाइयों में परिवर्तन के समतुल्य होती है। बिल्कुल सही है। पूंजी हेतु श्रम की तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर श्रम के सीमांत उत्पादकता पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात में होती है। ये आपका गलत है। ठीक है, थर्ड आपका गलत है। अब कह रहे हैं कि मैच कराइए 19 क्वेश्चन, तो हम लोग जो है डायरेक्ट मैच करा लेते हैं। इसका आंसर दिया है 19 क्वेश्चन का। पैमाने की मितव्ययताएँ, तो ये क्या है, थोक में उत्पादन द्वारा उत्पादन की लागतों को कम करने संबंधित है। तो पैमाने की मितव्ययताएँ जो हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो है आपकी थोक में उत्पादन द्वारा उत्पादन की लागतों को कम करने से संबंधित है। आंतरिक मितव्ययताएँ तब उत्पन्न होती हैं जब प्रति इकाई लागत फर्म के आकार पर निर्भर करती है। तो तब उत्पन्न होती है जब प्रति इकाई लागत फर्म के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आइए, बाह्य मितव्ययताएँ तब उत्पन्न होती है जब प्रति इकाई लागत उस उद्योग के आकार पर निर्भर करती है, ना कि फर्म के आकार पर। तो ये भी सही है। बाह्य मितव्ययताएँ तब उत्पन्न होती हैं जब प्रति इकाई लागत उस उद्योग के आकार पर निर्भर ना करती है, ना कि फर्म के आकार पर। उस उद्योग के आकार पर निर्भर करती है, मतलब उस उद्योग के आकार पर निर्भर करती है, ना कि फर्म के आकार पर। तो इसे बाह्य मितव्ययताएँ कहते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहते हैं, और इंटरनल इकोनॉमीज किसे कहते हैं, तब उत्पन्न होती हैं जब प्रति इकाई फर्म के आकार पर निर्भर करती है। तो फर्म जहाँ पे आएगी वहाँ आंतरिक मितव्ययताएँ हैं, और जहाँ पर उद्योग आएगा वो जो है बाह्य मितव्ययताएँ कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विस्तार की मितव्ययताएँ। जब किसी एकल फर्म द्वारा दो संपूरक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, तब किसी उत्पाद के विनिर्माण को निरंतर औसत लागत से उत्पन्न होती हैं। तो जब किसी एकल फर्म द्वारा वो संपूरक उत्पाद तैयार किए जाते हैं जब किसी उत्पाद के विनिर्माण की निरंतर औसत लागतों से उत्पन्न होती है। तो डी सही है। नेक्स्ट आइए, अ फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। कोई फर्म जो अत्यधिक स्थानापन्न माल का उत्पादन करती है और निम्नलिखित में कौन सा कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडलिंग या फुल कॉस्ट प्राइसिंग। तो क्या लग रहा है आपका इसका आंसर? इसका आंसर हमको आंसर लगा गोइंग रेट प्राइसिंग। तो इसका आंसर बी सही है। कोई फर्म जो अत्यधिक स्थानापन्न माल का उत्पादन करती है निम्नलिखित में कौन सी कीमत निर्धारण नीति को अपना सकती है, तो गोइंग रेट प्राइसिंग। In a perfect competitive market, a firm on the long run operates at the level of output where एक पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में कोई फर्म दीर्घकाल में आउटपुट के स्तर पर प्रचलित होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 21 का जो है इसका आंसर क्या होगा? तो एक पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में कोई फर्म दीर्घकाल में आउटपुट के स्तर पर प्रचलित होती हैं। तो उसका आंसर होगा डी, AR इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू MC। वस्तुओं के गुणधर्मों को प्रदर्शित किए जाने के लिए क्वेश्चन 22 देखिए, संख्याओं को निश्चय किस रूप में जाना जाता है? तो वस्तुओं के गुणधर्मों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं का निश्चय किस तरह से जाना जाता है? नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा और आपका है रेशियो डेटा। तो
तो हमारे हिसाब से इसका होगा नॉमिनल डेटा। वस्तु गुण को प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं को निश्चयन किस रूप में जाना जाता है? निश्चयन के असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स टू द ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट देयर इज नोन एज, तो इसे कहते हैं नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा कहा जाएगा। A graph of cumulative frequency distribution is called frequency polygon, frequency curve, ओगिव। ओगिव कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा, जिसे कहते हैं चाप विकर्ण कहा जाता है, ओगिव। In the case of classification of data, the class having its upper limit is treated as the lower limit of its next class is class। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा आपका एक्सक्लूसिव क्लास। क्या कहलाएगी? एक्सक्लूसिव क्लास। आंकड़ों के वर्गीकरण के मामले में उच्चतर सीमा वाले वर्ग को उसके अगले वर्ग की निम्नतम सीमा के रूप में माना जाता है, तो क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव क्लास कहता है। तो उच्चतर सीमा वाले वर्ग को उसके अगले वर्ग के निम्नतम सीमा के रूप में माना जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव क्लास बोलेंगे। मतलब 0 to 10 है, तो ये 10 to 20 हो गया, तो ये हाईएस्ट हो गया, ये लोवेस्ट हो गया। तो जो उच्चतम है वो निम्नतम माना जाएगा अगली क्लास में, तो ये एक्सक्लूसिव क्लास कहलाएगी। ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी टू मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन आर, तो इसका आंसर होगा म्यू इक्वल टू 0 एस डी इक्वल टू 1। एक मानक समान प्रायिकता वितरण के लिए दो मानक विचलन हैं, तो म्यू इक्वल टू 0 होता है, एस डी इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखिए, म्यू इक्वल टू 0 एस डी इक्वल टू 1। क्वेश्चन 26 आइए। क्वेश्चन 26 दिया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का जो आंसर है नंबर 4 है आपका, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ठीक है। तो एस डी जो स्टैंडर्ड एरर है वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन माना जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर को हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन भी मानते हैं। नेक्स्ट आइए, बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सोचिए। तो इसका आंसर जो होगा बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, इसका आंसर मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होगा इसका आंसर। नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, तो ये होगा जब नॉन स्पेसिफिक है तो ये बराबर नहीं होंगे, इसका आंसर फर्स्ट होगा सी का। पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसको नोट करते आइए, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको नोट करते आइए। ये जो मैचिंग है नोट कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। There is very high inverse relationship between the measure of overweight and life expectancy. Which one of the following value of the coefficient of correlation? अधिभार और जीवन प्रतिशत मापों के बीच कौन सा एक प्रतिलोम संबंध है? निम्नलिखित में सहसंबंध क्या होगा? जो हाई इन्वर्स है तो 0.80 होगा, -0 इन्वर्स है तो -0.80 इसका आंसर होगा। सही है। तो 28 क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, चाय स्क्वायर टेस्ट। तो चाय स्क्वायर टेस्ट का आंसर क्या होगा? ये होगा टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो चाय स्क्वायर टेस्ट का आंसर क्या होगा? टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ ए फिट डिस्ट्रीब्यूशन। एनोवा टेस्ट,
तो एनोवा टेस्ट का आंसर क्या होगा? तो एनोवा टेस्ट का आंसर जो होगा आपका ये होगा, फर्स्ट होगा। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। तो टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स। जेड टेस्ट का आंसर क्या होगा? जेड टेस्ट का आंसर के सामने दिया है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन 2 लार्ज साइज सैंपल। तो एनेवा सैंपल में क्या होता है? अमंग मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स। और जेड टेस्ट में होता है टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन 2 लार्ज साइज सैंपल। टी टेस्ट का आंसर क्या होगा? टी टेस्ट का आंसर होगा, यही होगा, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन 2 स्मॉल साइज सैंपल वन पॉपुलेशन। तो उसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। तो चाई स्क्वायर टेस्ट क्या है? टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ द फिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एनोवा टेस्ट क्या है? टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स। जेड टेस्ट क्या है? टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन 2 लार्ज साइज सैंपल। और टी टेस्ट क्या है? टेस्टिंग सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन स्मॉल साइज सैंपल। ये वन पॉपुलेशन इज गिवन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ये हो गया 29 क्वेश्चन। देखिए इसमें बहुत जो है आपके वो दिए रहते हैं। 29 देखिए, मैच कराना है, सेल एक्सिक्यूटिव क्या कहलाता है? तो सेल एक्सिक्यूटिव क्या कहलाएगा बताइए? हमारे हिसाब से जो है सेल एक्सिक्यूटिव कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग फोर्स। सेल एक्सिक्यूटिव क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग फोर्स नंबर 4। तो सेल एक्सिक्यूटिव जो होगा वो नंबर 4 होगा आपका ऑपरेटिंग फोर्स। ब्रांच मैनेजर क्या कहलाएगा? तो ब्रांच मैनेजर हमारे हिसाब से कहलाएगा आपका मिडिल मैनेजमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। फोरमैन क्या कहलाएगा? फोरमैन तो लोअर मैनेजमेंट आएगा, बिल्कुल सही है। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट टॉप मिडिल मैनेजमेंट कहलाएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहलाएगा? टॉप मिडिल मैनेजमेंट। तो पहले देख लीजिए, ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट कहलाएगा, फोरमैन लोअर मैनेजमेंट कहलाएगा, सेल एक्सिक्यूटिव जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग फोर्स, ठीक है। ये सब कहलाएंगे आपके। थर्टी आइए, इट इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ह्यूमन दैट ही प्लान्स। तो सी इसका जो है मेरे हिसाब से इसका जो आंसर, मानव की खास विशेषता है कि वह योजनाएं बनाता है, ये सही है। योजना भविष्य के नियंत्रण में करने वाला फंदा होती है, ये भी सही है। तो मानव की खास विशेषता है कि वह योजनाएं बनाता है, योजना भविष्य को नियंत्रण करने वाला फंदा है। मैनेजमेंट प्रबंधन प्रकारों से संबंधित सिद्धांतों का समूह है। सही है भाई, प्रबंधन प्रकारों से संबंधित सिद्धांतों का समूह है, सही है। समस्त प्रकार के संगठनों के संचालन के लिए प्रबंधन आवश्यक है, ये भी सही है। तो समस्त प्रकार के संगठन के संचालन का आवश्यक है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये भी ध्यान रखिए। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर आइए मैच आ गया। मैथ से क्या होता है कि बच्चे की सारी कंडीशन बदल जाती हैं कि उसको क्या आता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड, ये क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड पर टिक लगा हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड का लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट स्टैंडर्ड, तो कॉस्ट स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट पर रिवेन्यू, तो रिवेन्यू जो है आपका फोर्थ है, एवरेज सेल्स पर कस्टमर्स। और प्रोग्राम स्टैंडर्ड है टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन ये होगा
आपका क्या प्रोग्राम स्टैंडर्ड। तो रेवेन्यू स्टैंडर्ड एवरेज सेल्स पर कस्टमर, कॉस्ट स्टैंडर्ड क्या है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग इज भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रत्येक कंपनी को किसी व्यक्ति या फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति करना आवश्यक है। तो ये तो भाई सही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है, तो ये तो सही है। स्वतंत्र निदेशक को वर्ष में कम से कम 3 बैठकों में भाग लेना आवश्यक है, ये गलत है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बैठकों में भाग लेना आवश्यक है, कम से कम 4 बैठकों में आवश्यक है भाग लेना। तो 4 बैठक में आवश्यक है भाग लेना, 3 में भाग नहीं ले सकते हैं। कुछ श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए 1 या अधिक महिला निदेशकों की संस्तुति की जाती है, ये भी सही है। किसी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी से अनुमन निदेशकों की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होती है, ये भी सही है। तो ये आपके सही हैं, बी गलत है, तो बी आपका गलत